हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं सी आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा FYJC में अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ऑफ FYJC अकाउंट्स जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन देखेंगे कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ डेप्रीसिएशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, जिसमें दो मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला होगा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रीसिएशन का मतलब समझते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए एक पर्सन है और मिस्टर ए ने क्या किया है, अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। सपोज कीजिए मिस्टर ए हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर ए ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का। तो जैसे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे पहला काम क्या किया, उसने एक मशीनरी परचेस किया। सपोज कीजिए मिस्टर ए ने सबसे पहला एक मशीनरी परचेस किया और मशीनरी कितने का परचेस किया, सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ का उसने एक मशीनरी परचेस किया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर ए ने एक मशीनरी परचेस किया 1 लाख रुपीज़ का और सपोज अज्यूम कीजिए इसकी मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर्स। मतलब ये मशीनरी 5 ईयर्स तक मिस्टर ए अपने बिजनेस में यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने समझा कि मिस्टर ए है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का और सबसे पहला काम क्या किया, उसने एक मशीनरी परचेस किया 1 लाख रुपए का जिसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। तो जब भी मिस्टर ए ने इस मशीनरी को परचेस किया तभी उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, उसकी वैल्यू थी ₹1 लाख। और मिस्टर ए इसे कितने साल तक यूज़ करेगा, अपने बिजनेस में 5 साल तक इस मशीनरी को यूज़ करेगा क्योंकि उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। तो मिस्टर ए क्या करेगा, इस असेट को अपने बिजनेस में 5 साल तक यूज़ करेगा। तो मिस्टर ए इस मशीन को अपने बिजनेस में 5 साल तक यूज़ करेगा। तो जैसा कि मिस्टर ए ने पहले साल में मशीनरी परचेस किया था तो उस साल में उस मशीनरी की वैल्यू थी ₹1 लाख। तो जिस साल में मिस्टर ए ने उसको परचेस किया था मशीनरी को, उस साल में उस मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। और मिस्टर ए क्या करेगा, इसे 5 साल तक अपने बिजनेस में यूज़ करेगा। तो ये मशीनरी की वैल्यू जो इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, क्या इस मशीनरी की वैल्यू हमेशा 1 लाख रुपीज़ रहने वाली है? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हो तो उस चीज़ की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे जब मिस्टर ए ने पहले साल में मशीनरी परचेस किया था उस टाइम पे उस मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। सपोज कीजिए दूसरे साल में उस मशीनरी की वैल्यू हो गई ₹80,000, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन डिक्रीज होते जाती है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, दूसरे साल में उस मशीनरी की वैल्यू निकाली तो उसे पता चला उस मशीनरी की वैल्यू सेकंड ईयर में 80,000 रुपीज़ हो गई। उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी मिस्टर ए ने उस मशीनरी की वैल्यू निकाली तो उसे पता चला यहाँ पे उस मशीनरी की वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में 60,000 रुपीज़ हो गई। तो हर साल के एंड में उस मशीनरी की वैल्यू कम होते जा रही है, या तो आप बोल सकते हो डिक्रीज होते जा रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू दूसरे साल के एंड में 1 लाख रुपए से कम होकर 80,000 रुपये हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 रुपये से उस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, यानी आप बोल सकते हो डिक्रीज हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो जब कभी भी किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है उसके यूज करने की वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सिंपल आपको समझना, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कोई असेट यूज करते हो और उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरते जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज कीजिए आज आपने एक मोबाइल परचेस किया है, 25,000 रुपीज़ का एक मोबाइल परचेस किया है। सपोज आप आज मार्केट में गए और आपने एक 25,000 रुपये का एक मोबाइल परचेस किया। यहाँ पे आपने एक मोबाइल परचेस किया 25,000 रुपीज़ का। तो आज आपने इसको 25,000 रुपये का खरीदा और आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। सपोज कीजिए एक साल के बाद आपने इस मोबाइल को मार्केट में बेचने गए, तभी आपको पता चला इस मोबाइल की वैल्यू हो गई सपोज 10,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक साल के बाद जब आप इस मोबाइल को बेचने गए मार्केट में, तब आपको पता चला इस मोबाइल की वैल्यू 25,000 से कम होकर 10,000 रुपये हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस मोबाइल की वैल्यू गिर गई है 15,000 रुपये से। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस मोबाइल
की वैल्यू 15,000 से डेप्रिशिएट हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब जब कभी भी कोई असेट की वैल्यू गिर जाती है उसके यूज़ करने की वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज कीजिए आपने सेकेंड ईयर 2 साल के बाद उस मोबाइल को बेचने निकले, तो पता चला आपको उस मोबाइल का सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब है जितना लेट आप उस मोबाइल को बेचोगे उतना ही कम वैल्यू आपको मिलेगी। इसका मतलब होगा जितना ज़्यादा आप किसी असेट को यूज़ करोगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लेके समझा डेप्रिसिएशन का मतलब। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊँ तो डेप्रिसिएशन का अगर आपको मीनिंग बोलूँ तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूँ तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है डिक्रीज और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। तो ये हमने देखा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज और रिडक्शन, दोनों का सेम मतलब होता है इन वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट। तो यहाँ पे क्या हमने समझा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल आपको समझना, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी असेट की वैल्यू कम होती जाती है या तो गिरते जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 212 पे डेप्रिसिएशन का मतलब दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे क्या दिया गया है, द वर्ड डेप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेप्रिटियम विच मीन्स रिडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन या तो आप बोल सकते हो डिक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी देगा। डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज अ श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, श्रिंकेज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। श्रिंकेज मतलब क्या होता है, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है घट जाना या तो आप बोल सकते हो वैल्यू कम हो जाना। और इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब होता है, जब कभी आप कोई असेट यूज करोगे तो असेट में क्या होगा, नॉर्मली डैमेज हो जाएगा या तो टूट फूट जाएगा। तो वेयर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट जाना। और पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। तो ये हमने देखा डेप्रिसिएशन का मतलब। तो यहाँ पे हम अभी कुछ रूल्स देखेंगे डेप्रिसिएशन के। यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे डेप्रिसिएशन के। तो सबसे पहला रूल होगा डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल होगा डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है डेप्रिसिएशन किस चीज का होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट का होगा। फिक्स असेट का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट मतलब वो असेट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपका मशीनरी हो गया, सपोज आपका फर्नीचर हो गया, या तो आप बोल सकते हो बिल्डिंग हो गया, या तो कोई व्हीकल हो गया। तो ये क्या हो गया, फिक्स असेट का मतलब हमने समझा। फिक्स असेट मतलब वो असेट होते हैं जो नॉर्मली हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया या कोई व्हीकल हो गया। तो ये सारी चीज़ें पे ही हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। नॉर्मली आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल, तो क्या रॉ मटेरियल पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, आंसर है नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका फिक्स असेट नहीं है। रॉ मटेरियल आप क्या करते हो, आप अपने बिजनेस में सेलिंग के लिए यूज करते हो। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो असेट आपके फिक्स असेट नहीं होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होंगे, उस पर आपको डेप्रिसिएशन कभी नहीं चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन उसी चीज पे आएगा जो आपके लॉन्ग टर्म असेट है, या तो आप बोल सकते हो फिक्स असेट है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। इसकी एक्सेप्शन है कि एक ऐसा असेट है जिसपे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, वो है लैंड। क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि जो लैंड होती है उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, क्योंकि इसका रीजन है जो लैंड है उसकी यूजफुल लाइफ हमेशा इनफाइनाइट होती है, या तो आप बोल सकते हो लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो उस केस में क्या होता है, लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो ये एक एक्सेप्शन है डेप्रिसिएशन का कि लैंड पे कभी भी डेप्रिशिएट नहीं चार्ज होता है। इसका रीजन ये है कि लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहती है और कभी भी लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि लैंड एक क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो ये आपको एक एक्सेप्शन ध्यान देना है। सारे फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एक्सेप्ट फॉर लैंड। तो ये हमने पहला रूल देख लिया, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट। फिर हमारा दूसरा रूल है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दूसरा रूल क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन है हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए आपने अपने बिजनेस में कोई असेट परचेस किया, तो क्या आप उस असेट की डेप्रिसिएशन डे बाय डे कैलकुलेट करोगे, रोज कैलकुलेट करोगे, या हर महीने पे कैलकुलेट करोगे, आंसर है नहीं। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उस ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं और हम लोग देखते हैं उस ईयर के एंड में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है या कितना उस असेट की वैल्यू हुई, उस हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। जब कभी भी आपका ईयर एंड होगा तभी ही हम लोग डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है, डेप्रिसिएशन is an expense or loss
for the business and therefore it is charged to profit and loss account। तो यहाँ पे तीसरा रूल क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस। तो जो डेप्रिसिएशन है तो वो क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जैसे कि हमने देखा था जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं हम क्या करते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या तो आप बोल सकते हो लॉस है, क्योंकि जब ये कोई असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो घाटा है या तो आप बोल सकते हो लॉस है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 रूल देखा। सबसे पहला रूल था कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, हमेशा फिक्स असेट पे ही चार्ज होगा। उसमें हमने एक एक्सेप्शन देखा था कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। दूसरा हमने देखा था डेप्रिसिएशन इज चार्ज नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, जब कभी भी आपका ईयर एंड होगा तो उस टाइम पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर हमारा तीसरा रूल था डेप्रिसिएशन इज नॉर्मली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या तो आप बोल सकते हो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो ये हमने 3 रूल देखा डेप्रिसिएशन का। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कौन से रीजन की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया है नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है पैसेज ऑफ टाइम, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑब्सोलेंस, फिर उसके बाद डिप्लीशन, नेचुरल कैलामिटीज, इन्वेंशन एंड मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ रीजन दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो हम एक एक करके इसे समझेंगे कि क्या रीजन की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। सबसे पहला रीजन यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट जाना। तो जब कभी भी आप किसी असेट को यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, असेट में कुछ ना कुछ खराबी होगी, कुछ ना कुछ कभी कभी असेट को गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो उस रीजन की वजह से क्या होगा, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज रेड्यूस ड्यू टू द नॉर्मल और नेचुरल वेयर एंड टेयर और एक्चुअल यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया जब कभी भी आप कोई असेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, जब कभी आप किसी असेट को एक्चुअली यूज करोगे तो उस असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला हमने देखा नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर का मतलब। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो डैमेज हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा आप कोई असेट परचेस करते हो तो उस क्या होता है, टाइम के साथ उस असेट की वैल्यू कम होती जाती है। तो पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे ही टाइम बीतते जाता है उस असेट की वैल्यू कम होती जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आप मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया और उस सॉफ्टवेयर की सपोज ड्यूरेशन है 6 मंथ्स के लिए। तो जैसे ही 6 मंथ्स खत्म हो जाएगा तो उस असेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ उस असेट की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल दिए गए इसके, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, लीजेस, सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो यहाँ पे इन असेट की लाइफ फिक्स होती है, फिक्स टाइम के लिए होती है। तो जैसे टाइम दिन ब दिन निकलते जाता है इस असेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने पहले ज़माने में देखा होगा जो आपके टीवी होते थे वो नॉर्मली सीआरटी टीवी होते थे जो कि एक बड़े बॉक्स की तरह होते थे। तो अभी फिलहाल के लिए वो आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो सारी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो चुकी है एलसीडी और एलईडी के थ्रू। अभी फिलहाल के लिए तो प्लाज्मा भी आ चुका है। तो ये हमने ऑब्सोलेंस का मतलब देखा। ऑब्सोलेंस का सिंपल मतलब है आउटडेटेड। और ये नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी आपकी कोई टेक्नोलॉजिकल आप इक्विपमेंट परचेस करते हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे समय बीतते जाता है उसकी नए एडिशन आते जाती है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे आपका हो गया पुराने जमाने के जो आपके कंप्यूटर्स और टीवी होते थे, अभी आपको देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ वो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ऑब्सोलेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, आउटडेटेड हो जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है एम्प्टी हो जाना। और ये जनरली कभी यूज होता है, जनरली ये यूज होता है माइंस के केसेस में। माइंस हो गया या जो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस केस में ये नॉर्मली वर्ड यूज होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का सिंपल मीनिंग होता है एम्प्टी हो जाना। और ये नॉर्मली कभी यूज होता है, ये नॉर्मली ऑयल वेल्स के केसेस में यूज होता है, माइंस के केसेस में यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत टाइम पे कोई माइंस होती है, उसमें से कोई रिसोर्सेज नहीं हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो उसमें क्या होगा, उस माइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। उस माइन की वैल्यू तब तक होती है जब तक उसमें कोई रिसोर्स हो या तो उसमें से हम लोग को कुछ प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी हो जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। बहुत बार आपने देखा होगा जब कभी भी फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा बिल्डिंग्स का पूरा स्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है या तो आप बोल सकते हो पूरी बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बिल्डिंग्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज का मतलब आपने देखा, नेचुरल कैलामिटीज में आपके आगे अर्थक्वेक्स आ गए, स्टॉर्म्स आ गए, साइक्लोन्स, फ्लड्स। तो इन रीजन की वजह से भी हमारे असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रीजन दिया गया है
इन्वेंशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे ही मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस केस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो जैसे ही मार्केट में आईफोन 12 लॉन्च हुआ तो आईफोन 12 के लॉन्च होते ही आईफोन 11 का प्राइस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया था। तो यहाँ पे इन्वेंशन का हमने बेस्ट एग्जांपल देखा, जब भी आपके कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने समझा इन्वेंशन का मतलब। फिर उसके बाद लास्ट में दिया गया है मार्केट वैल्यू। तो जनरली कभी कभी क्या होता है, कोई असेट की मार्केट में वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी हमारे डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 7 रीजन देखे जिसके वजह से हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या तो आप बोल सकते हो असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 7 रीजन देखे। सबसे पहला था हमने ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टेयर, फिर उसके बाद देखा था हमने ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑब्सोलेंस, जब भी कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस केस में क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था डिप्लीशन का हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था, आपके जो माइंस होते हैं, जो ऑयल वेल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, तो जब कभी भी नेचुरल कैलामिटीज होती है तो उस केस में भी हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था इन्वेंशन में हमने आईफोन 12 का एग्जांपल लिया था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा था मार्केट वैल्यू, जैसे कि मार्केट में अभी कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया चेंजेस आया तो उसकी वजह से भी हमारे असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये 7 रीजन की वजह से हमारे असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो कौन से फैक्टर्स हमको कंसीडर करने होंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 फैक्टर्स की जरूरत होगी। सबसे पहला होगा कॉस्ट ऑफ एन असेट, फिर उसके बाद होगा एस्टिमेटेड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ एन असेट, फिर लास्ट में होगा एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। तो यहाँ पे टोटली हमको 3 चीजें की जरूरत पड़ेगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कौन से चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ एन असेट। कॉस्ट ऑफ एन असेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आपने उस असेट को जितने में खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एन असेट। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एन असेट में बेसिकली 2 कंपोनेंट आता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एन असेट में बेसिकली 2 कंपोनेंट आएगा। सबसे पहला होगा परचेस प्राइस ऑफ द असेट, परचेस प्राइस होगा असेट का, और दूसरा होगा इंसिडेंटल चार्जेस। तो यहाँ पे समझते हैं दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है परचेस प्राइस ऑफ द असेट। परचेस प्राइस क्या होता है, हमने उस असेट को कितने में खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं परचेस प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉस्ट ऑफ एन असेट है इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा परचेस प्राइस ऑफ द असेट, दूसरा होगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन या तो इंसिडेंटल चार्जेस। यहाँ पे सबसे पहला है परचेस प्राइस ऑफ द असेट। परचेस प्राइस का मतलब होता है आपने उस असेट को कितने में परचेस किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेस प्राइस ऑफ एन असेट। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया इंसिडेंटल चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब क्या होता है, जब भी आप असेट परचेस करते हो तो वो टाइम पे आपको कौन से एडिशनल चार्जेस लगे हैं उस असेट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। सपोज एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एक मशीनरी परचेस किया, 10,000 रुपीज का, और साथ में जब भी आपने मशीनरी परचेस किया तो उस मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बेयर किया। तो यहाँ पे दूसरा एक्सपेंसेस क्या किया, जब भी आपने मशीन परचेस किया तो आपने ट्रांसपोर्ट, सपोज कीजिए 500 रुपीज़ आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बेयर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल आपने उस मशीन को परचेस करने में कितना खर्चा किया। सबसे पहले आपने 10,000 रुपये जो उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू थी वो पे किया, उसके साथ में आपने क्या किया, 500 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे किया। यहाँ पे टोटल आपको मशीन कितने में पड़ा, 10,500 का मशीन पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, 10,000 क्या था, आपका परचेस प्राइस था, और जो 500 रुपीज़ जो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया वो क्या था, वो आपका इंसिडेंटल चार्जेस हो गया। जब भी आप कोई भी असेट परचेस करते हो तो वो टाइम पे लगने वाले जो भी चार्जेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। तो यहाँ पे हमने समझा कॉस्ट ऑफ एन असेट का मतलब। इसमें हमने देखा 2 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा परचेस प्राइस, दूसरा होगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड दिया गया है यूजफुल और इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ एन असेट। तो इसका मतलब क्या होता है, जो उस असेट की लाइफ है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड इकोनॉमिकल लाइफ। सपोज आपने कोई मशीन परचेस किया और उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, मतलब मैं उस असेट को अपने बिजनेस में 10 साल तक यूज करूंगा। तो ये हमने समझा एस्टिमेटेड इकोनॉमिकल लाइफ। इकोनॉमिकल लाइफ का मतलब उस असेट को हम लोग कितने साल तक यूज करेंगे, तो ये हमने समझा एस्टिमेटेड इकोनॉमिकल लाइफ का मतलब। फिर लास्ट में यहाँ पे दिया है एस्टिमेटेड टर्मिनल और स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड टर्मिनल और स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए आपने कोई असेट परचेस किया जिसकी लाइफ सपोज 3 ईयर्स है, तो 3 साल के बाद आप क्या करोगे, उस असेट को, जब वो असेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी तब आप क्या करोगे, उस असेट को मार्केट में बेचोगे और उससे जो भी पैसे आपको मिलेंगे स्क्रैप में,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू और टर्मिनेटेड वैल्यू, या तो उसे हम लोग रेसिडियल वैल्यू भी बोलते हैं। इसका सिंपल मीनिंग आपको समझना है, जब असेट की लाइफ खत्म हो जाती है और उस असेट को बेच के हमको जो भी पैसे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या तो टर्मिनल वैल्यू। तो ये हमने समझा स्क्रैप वैल्यू और रेसिडियल वैल्यू का मतलब। सिंपल आपको समझना है, जब भी आप असेट की लाइफ खत्म हो जाती है और आप उसे स्क्रैप में बेचते हो तो उससे जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या तो रेसिडियल वैल्यू। तो ये हमने तीन चीजें देखे, तीन फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन से तीन फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला होगा कॉस्ट, जितने में हमने असेट को खरीदा, फिर उसके बाद उसका यूजफुल लाइफ, कितने साल तक हम उस असेट को यूज करेंगे, फिर लास्ट में होगा उसका टर्मिनल वैल्यू या तो स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हो। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आप असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उस असेट को बेच के हमको जो भी पैसे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू या तो स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ में हमने तीन फैक्टर्स देख लिए, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर अभी हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है? तो वैसे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे मेथड्स है, लेकिन आपके सिलेबस में नॉर्मली सिर्फ दो मेथड्स है। तो अभी हम समझेंगे कौन से दो मेथड्स है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में नॉर्मली दो मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या तो इसे हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो सबसे पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SLM भी बोलते हैं इसका। और इसका दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या तो इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। तो सबसे पहला मेथड ये है। फिर दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WDV बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या तो इसे हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स दिए गए आपके सिलेबस में। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है WDV मेथड। तो अभी हम इस दोनों मेथड को समझेंगे एक एक करके। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा कि आपको एक फिक्स परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपको एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। और ये फिक्स परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन का होगा ये हर साल आपका सेम फिगर होगा। सपोज कीजिए आपने एक मशीनरी परचेस किया, 10,000 रुपीज़ का, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका मतलब क्या होगा? आप हर साल 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लेकिन इसमें क्या होता है, आप 10% कौन से वैल्यू पे चार्ज करोगे? जो भी आपने उस असेट को जितने में खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट पे आप क्या करोगे? 10% अप्लाई करोगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो 10,000 था, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? 1,000 रुपीज़ हर साल डेप्रिशिएट करोगे एवरी ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया होगा, आपको एक फिक्स परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपको वो फिक्स परसेंटेज उस ओरिजिनल कॉस्ट का हर साल डेप्रिशिएट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 10% दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो कि आपका 1,000 रुपीज़ आता है, वो हर साल आप क्या करोगे? हर साल उस असेट की वैल्यू को 10-10 हज़ार रुपये से डेप्रिशिएट करोगे। सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में आपने असेट यूज़ किया, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू थी 10,000 में से आप क्या करोगे? 10% डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो कि आपका आता है 1,000। तो 1,000 फर्स्ट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? सेकंड ईयर में आपका बैलेंस कितना बचेगा असेट का? 9,000 रुपीज़। तो सेकंड ईयर भी आप क्या करोगे? यही अमाउंट हर साल चार्ज करोगे, 1,000 रुपीज़ उस सेकंड ईयर में भी आप चार्ज करोगे, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आपका थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 8,000 रुपीज़। उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 1,000 रुपीज़। तो ऐसे ही आप क्या करोगे? हर साल 1,000 रुपीज़ जो आपका है वो हर साल 1,000 रुपीज़ से आप उस असेट की वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे। आप देख सकते हो हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स है। आप फिक्स परसेंटेज जो आपका है 10%, जो भी आपको परसेंटेज दिया जाएगा वो परसेंटेज के हिसाब से आप हर साल उस असेट की वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे। तो ये सबसे पहला हमने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड में। सबसे पहला आपको दिया जाएगा फिक्स परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपको उस फिक्स परसेंटेज उस ओरिजिनल कॉस्ट का, जो भी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर अप्लाई करके हर साल उतना ही अमाउंट डेप्रिशिएट करना है। तो ये सबसे पहला होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। दूसरा होगा कि आपको फिक्स परसेंटेज नहीं दिया है और आपको असेट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए गए होंगे और उसके बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। सपोज कीजिए इसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपने एक मशीन परचेस किया 10,000 का, और जब भी आपने मशीन परचेस किया, सपोज कीजिए मशीन परचेस के टाइम पे आपने कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। सपोज कीजिए आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 रुपीज़ पे किया, तो टोटल आपने असेट कितने में खरीदा? 11,000 में। और सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है इस असेट की लाइफ, सपोज कीजिए असेट की लाइफ 10 ईयर्स है।
और आपको क्वेश्चन में सपोज स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया गया है। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब इस असेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उससे हम लोग बेच के कितना पैसा रिकवर करेंगे, उसका मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। सपोज आपको स्क्रैप वैल्यू दिया गया 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में बेसिकली कुछ डिटेल्स दिए गए होंगे असेट से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो असेट्स की परचेस कॉस्ट दिया गया है, लाइफ दिया गया है और स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, और आपको बोला गया होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको परसेंटेज नहीं दिया गया है। इस केस में आपको क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो अभी हम बात करेंगे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट। तो ये फॉर्मूला लगा के आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट का मतलब आपने उस असेट को बाय करने के लिए कितना खर्चा किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस मशीनरी को परचेस किया था 10,000 में, साथ में हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी बेयर किया था। तो टोटल हमने असेट को बाय करने के लिए 11,000 रुपये खर्चा किया था। तो ये क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब हमको उस असेट की लाइफ खत्म होने के बाद हमें उसे बेच के कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ आपका स्क्रैप वैल्यू दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइड करना है उसको लाइफ ऑफ द असेट। लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ द असेट लेना है। कॉस्ट में आपका क्या आएगा, 10,000 प्लस आपका 1000 जो आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया था, माइनस उस असेट की स्क्रैप वैल्यू। जब उस असेट को आप बेचोगे तब उसका स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी वो आपको माइनस करना है, और फिर उसको डिवाइड करना है उसकी यूजफुल लाइफ से, कितने साल तक आप उस असेट को यूज़ करोगे। यहाँ पे आप 10 ईयर्स तक यूज़ करोगे। तो जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 1000 रुपीज़। तो मतलब क्या होगा, हर साल आपकी असेट की वैल्यू 1000 रुपीज़ से रिड्यूस होगी। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, फॉर्मूला लगा के आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स परसेंटेज नहीं दिया है तो ये हमने देखा, फॉर्मूला देख लिया। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहला होगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा परचेज प्राइस ऑफ द असेट और दूसरा होगा इंसिडेंटल चार्जेस। फिर उसके बाद उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है उसकी यूजफुल लाइफ से, कितने साल तक आप उस असेट को यूज करोगे। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड जो था स्ट्रेट लाइन मेथड, या तो इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें हमने देखा दो तरीके होंगे। सबसे पहला होगा आपको क्वेश्चन में फिक्स परसेंटेज दे दिया गया है और आपको उस फिक्स परसेंटेज उस असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करके जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो आपको हर साल चार्ज करना है, और वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो हर साल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर या तो अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स परसेंटेज नहीं दिया गया है तो उस केस में आपको क्या है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला लगा के आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने देखा सबसे पहला मेथड जो था स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसा इसका नाम में लिखा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल आपका सेम रहेगा, या तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट रहेगा। आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये हमने सबसे पहले मेथड के बारे में देखा। फिर अभी हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम लोग WDV मेथड भी बोलते हैं। फिर अभी हम बात करेंगे हमारे दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या तो इसे हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सबसे सिंपल है कि आपको एक सर्टन परसेंटेज दे दिया जाता है और आपको वो परसेंटेज उस असेट की वैल्यू जो एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर होगी उस पर आपको अप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एक सर्टन परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपको वो परसेंटेज अप्लाई करना होगा उस असेट की वैल्यू जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या तो आप बोल सकते हो ओपनिंग ऑफ द ईयर, उस असेट की जो वैल्यू जो ओपनिंग में थी, या तो आप बोल सकते हो जो उसकी असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उस पे आपको अप्लाई करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। इसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे हम लोग WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मशीन परचेस किया, सपोज कीजिए हमने एक मशीन परचेस किया, 10,000 रुपये का हमने एक मशीन परचेस किया और आपको क्वेश्चन में बोला गया है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको बोला गया है असेट की वैल्यू WDV मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करना है और आपको एक सर्टन परसेंटेज दे दिया गया है, 10% का जो आपका रेट दे दिया गया है। तो जब भी हमने इस असेट को परचेस किया था तो उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़। तो पहले साल में हम लोग क्या करेंगे, पहले साल में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहले साल के एंड में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और चार्ज कौन से रेट पे करेंगे, 10% के रेट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। 10% किसका होगा, 10,000 का 10% होगा जो कि आपका अमाउंट आता है 1,000 रुपीज़।
तो 1000 रुपीज़ से आप इस असेट को डेप्रिशिएट करोगे पहले साल में, फर्स्ट ईयर में। फिर आपको यहाँ पे ये फिगर माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आता है फर्स्ट ईयर के एंड में 9000 रुपीज़। तो 9000 क्या होगा, उस असेट की वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और ये फिगर आपके सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9000 क्या है हमारा, 9000 क्या है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, या तो इसे हम लोग WDV बोलते हैं, WDV 9000 क्या है हमारा WDV। तो नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर का एंड होगा, सेकंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, तो हम लोग क्या करेंगे 9000 का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 9000 का 10% जो कि आता है आपका फिगर आता है 900। फिर क्या ये होगा हमारा सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर आपको ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, उसके बाद आपका फिगर आएगा 8100। तो ये 8100 क्या होगा आपका सेकंड ईयर का WDV, या तो आप बोल सकते हो आपके थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। फिर जब थर्ड ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, फिर आप क्या करोगे 8100 का 10% जो कि आपका आता है 810, फिर उतना डेप्रिसिएशन आप थर्ड ईयर में चार्ज करोगे। इसी तरीके से आपका ये पूरा साइकिल चलते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपका डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो उस असेट के WDV पे कैलकुलेटेड होगा, या तो आप बोल सकते हो उस असेट की जो वैल्यू होगी एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, उस पर आपको कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने देखा दो मेथड्स। सबसे पहला मेथड देखा हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड था हमारा WDV मेथड। तो सबसे पहले मेथड जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा मेथड है हमारा WDV मेथड। WDV मेथड में हर साल का आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होते जाएगा, या तो आप बोल सकते हो कम होते जाएगा। तो ये हमने देखा दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है WDV मेथड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था डेप्रिसिएशन का पार्ट 1, जिसमें हम लोग ने देखा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिर हमने यहाँ पे देखा था फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने देखा था दो मेथड्स होंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स होता है, और दूसरा हमने देखा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसमें आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होता है, जो कि आपके WDV के बेसिस पर डिपेंड होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया, जो कि था हमारा पार्ट 1 ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे कुछ हम लोग प्रैक्टिकल सम्स लेके समझेंगे कि कैसे आपको सम सॉल्व करने हैं। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको इस लेक्चर लगा।